मित्रों नमस्ते। एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मैं पिछले 2.5-3 महीनों से अपने घर बैठा हुआ था और आप लोगों की याद बहुत आती थी। सोचता था कोई ऐसा ज़रिया मिल जाए कि आप लोगों से मुलाकात हो सके। एक तरफ़ा हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि आप तो मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं किसी न किसी रूप में आपके सामने विद्यमान तो हूँ। आप लोगों का जो मुझे स्नेह मिल रहा है, जो सानिध्य मिल रहा है, वो मेरे लिए एक शक्ति बन जाता है और वो ताकत मुझे कुछ पढ़ने लिखने की प्रेरणा देती है। सोचता हूँ और थोड़ा सा गहराई से किसी बात का विवेचन करूँ, थोड़ा सा और विस्तार से जाकर अपनी बात कहूँ, ताकि हम सब रल मिलकर उसका सही प्रयोग कर सकें। एकमात्र उद्देश्य मेरा ये रहता है। एक अच्छी बात ये है कि कुछ साथी बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ और ये बात इस आधार पे कहता हूँ कि उनके मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं या टेलीफोन करते हैं तो कुछ जिज्ञासाएं उनकी मेरे सामने आती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार अपने साथियों से चर्चा करता हूँ कि मेरा हिंदी का परिवार बहुत सजग है, सावधान है, आगे बढ़ने का इच्छुक है और कई लोग तो कहते हैं कि हम अगले एपिसोड के इंतज़ार में हैं। ऐसे उनके कमेंट्स मैंने देखे। खैर, ये सब आप लोग जिस प्रेम भाव से, जिस श्रद्धा भाव से मिलते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि मुझे भी कुछ सीखने सिखाने का, बातें करने का, आप लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिल जाता है। मित्रों, जो दूसरे एपिसोड से ही हमारे सामने कुछ साथियों के प्रश्न आना शुरू हो गए थे। मैंने सोचा था कि जब 5 एपिसोड हो जाएंगे उसके बाद हम इन सारे जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे, उनकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी मनसा थी। लेकिन ये 7 एपिसोड चले गए, वो बात मेरे पीछे छूट गई। उसके लिए अपने उन साथियों से क्षमा याचना करता हूँ जो सचमुच जानना चाहते थे और मेरी टेलीफोन की बातचीत के आधार पर जो कुछ मैंने कहा था उसी शायद मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। आज कुछ जिज्ञासाओं को लेकर हम चर्चा करते हैं। दरअसल जिज्ञासाएं उनकी हैं, लेकिन बात हमारे सारे शिक्षक वर्ग की है। एक साथी ने सवाल किया कि स्वादिष्ट लिखूं या स्वादिष्ठ, यानी वो ट लिखें या ठ लिखें। उनका कहना ये था कि स्वादिष्ट या स्वादिष्ट, ये उनकी जिज्ञासा है। मुझे इस सिलसिले में ये कहना है कि इष्ट एक शब्द है। इष्ट ये एक शब्द है। इसका अर्थ है चाहना, अच्छा लगना, आराध्य। जैसे कि मेरे इष्ट देव कौन हैं? आप पे अभीष्ट कहती हैं जो बहुत प्रिय है, अनिष्ट कहते हैं जो बुरा लगता है। ये इष्ट एक शब्द है जिसका अर्थ अभी मैंने चाहना या आराध्य देव होना, प्रिय लगना, ये इसके अर्थ है। लेकिन दूसरा इष्ठन एक प्रत्यय है, इष्ठन ये, लेकिन न इसका खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लुप्त होता है और इष्ट बचता है। ये प्रत्यय है, ये शब्द नहीं है। और ये प्रत्यय उत्तम अवस्था का प्रत्यय है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, जो बहुत सबसे ज़्यादा स्वाद है जिसमें, उसे हम कहते हैं स्वादिष्ठ। किसी ने पूछा कि किम जगति स्वादिष्ठ इह अत्र,
तो उसने कहा कि साधु समागम, सज्जन आदमियों का, भले आदमियों का साथ उस बहुत ऐसा मधु बरसा देता है कि जीवन हरा हो जाता है, ऐसा कहीं। तो स्वादिष्ट ये शब्द ही लिखा जाना चाहिए और यही आपको कोश में मिलेगा, स्वादिष्ट। तो जो साथी हमारे ट लिखने के अभ्यास हैं और इसकी संख्या बहुत है, उनसे मेरा अनुरोध ये है कि इष्ट है वहाँ, जबकि प्रत्यय जो हमें उत्तम अवस्था तक ले जाता है वो स्वादिष्ट ऐसा है। तो मुझे विश्वास है कि आइंदा जब भी लिखेंगे तब स्वादिष्ट ऐसा लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे। उन्हीं साथी ने एक और जिज्ञासा व्यक्त की और वो ये है कि मैं अनेक जगह ये लिखा देखता हूँ, लेकिन कई जगह मुझे ये लिखा मिलता है। तो मेरा अनुरोध ये है कि संस्कृत का शब्द है षट, उसी का षड हो जाता है, उसका तद्भव शब्द छह होता है, छह नहीं। हम बोलते छह हैं क्योंकि ये अल्प प्राण या अघोष है, ये सघोष है। तो लेखन में छह ये चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि हिंदी विसर्गांत भाषा नहीं है। जब विसर्गांत नहीं है तो हम इसको कैसे स्वीकार कर लेंगे? इसलिए छह ये ज़्यादा उचित है। ये अब तक जो लिखते रहे हैं वे इस पर विचार करें, सोचें और कोशिश करें कि वो ह लिखना शुरू कर दें। एक साथी ने ये लिख के भेजा है कि अंत्याक्षरी होता है या अंताक्षरी। मित्रों, बड़ी साधारण सी बात है, शायद वो बहुत ज़्यादा गौर उन्होंने किया नहीं होगा कि दो शब्द हैं, एक तो है अंत और दूसरा है अंत्य। अंत का अक्षर होता है समाप्त होना और अंत्य का अर्थ होता है अंतिम। तो जो प्रतियोगिता होती है तो अंतिम अक्षर से होती है, इसीलिए अंत्याक्षरी। अंताक्षरी अशुद्ध नहीं है, अंत और अक्षरी संधि हो जाएगी, अंताक्षरी हो जाएगा। लेकिन जिस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं वह बढ़िया शब्द है अंत्याक्षरी। जैसे गण्यमान्य और गणमान्य। तो गण्यमान्य क्योंकि गिना जा सके, जो माना जा सके वही गण्यमान्य होगा। ये अंत्याक्षरी अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली वो। एक ने पूछा कि 12 खड़ी क्यों कहते हैं, कारण क्या है? तो किसी व्याकरण ग्रंथ में मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन 12 तो हमारे स्वर हैं तो 13, लेकिन री उसमें शामिल नहीं है। आ मैं ये आ ई उ इस री को छोड़ दिया, ए ओ और अयोग वहाँ को ले लिया, अंग और अ। ये 4, 4, 8 और 4, 12 है। ये 12 हैं और हम देखते हैं कि क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कंक, ये 12 है। अब खड़ी कहाँ से आया? अक्षरी से खड़ी हो गया। 12 अक्षर हैं, अक्षरी, खरी और खड़ी। तो 12 खड़ी इस तरीके से आया और इन्हीं को लेकर के। अब दूसरा सवाल, ये री को क्यों नहीं लिया? मुझे ऐसा लगता है कि री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, और जितने भी मूर्धन्य वर्ण हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ट, ठ, ड, ढ, र, श,
इनके साथ किसी के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। एक शब्द आता है, देखिए मैंने ये लिखा निर, आगे में लिखा अभ्र तो निरभ्र हो जाएगा। निर मैंने आदर लिखा तो निरादर हो जाएगा। निर ईश्वर लिखा तो निरीश्वर हो जाएगा। लेकिन इसके सामने रीति शब्द है, रीति, तो हुआ ये कि ये इसमें शामिल ना होकर के और यहाँ चला गया निर्रीति, ऐसा शब्द वैदिक शब्द ये दिखाई दिया है। इसका प्रयोग र के साथ हमें दिखाई नहीं देता, ट ठ ड ढ में भी दिखाई नहीं देता, तो शायद मूर्धन्य ध्वनियों में नहीं है, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया और 12 खड़ी में शामिल नहीं किया गया। एक और साथी ने हाँ सवाल किया है कि बैरी और शत्रु, इनमें क्या फ़र्क है। दोस्तों साधारण तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों एक से हैं। लेकिन जब मैं 12 साल का था तो हमें आचार्य सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाते थे, और सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में एक श्लोक था, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जिससे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, उसी तरह से वो बच्चा भी उन विद्वानों में शोभा नहीं देता जिसने पढ़ाई नहीं की, और ऐसे के माता शत्रु है और पिता बैरी। जब वो आचार्य ने कहा कि माता शत्रु पिता बैरी, तभी मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि शत्रु और बैरी में क्या फ़र्क है। झिझक की वजह से मैंने पूछा नहीं, लेकिन बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात कौंधती रही। अब कोई लगभग 10-12 साल पहले मैंने कोश देखा, तो मोनियर विलियम के कोश में मूल धातु से लेकर एक बात कही गई जो थोड़ी समझ में आती है। वो ये कहते हैं कि शत्रु नैसर्गिक होता है, उदरतन, प्राकृतिक, किसी का दोष हो या ना हो उसे हत्या करनी है। शेर मृग का शत्रु है, मृग ने कुछ नहीं बिगाड़ा उसका, वो चल रहा है, शेर को देखा था कि नहीं, लेकिन दिखाई देता ही झपट्टा मारा और ख़त्म कर दिया। कुत्ता बिल्ली का शत्रु है, बिल्ली चूहे की शत्रु है, यानी बगैर किसी कारण के आचार्य ने झपट्टा मारा और मार दिया उसे। ऐसा युद्ध में हम शत्रु होते हैं। लेकिन बैर तो किसी न किसी कारण से होता है, कोई वजह होगी तो आपस में टकराहट होगी, वैचारिक मतभेद होगा, आपस में झगड़ा होगा, और ये बैर 2-3 घंटे में भी समाप्त हो सकता है और पीढ़ियों भी चलता है। लेकिन बगैर कारण के नहीं हो सकता है, भले ही गलतफहमियाँ हों, कुछ और हों। तो बैर में और शत्रु में एक भारी अंतर यह है कि शत्रु नैसर्गिक होता है और बैरी सकारण बनता है, और कोई विशेष इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बात है नहीं। एक और साथी ने ये कहा है कि जी 2 शब्द हैं, पीठ, जैसे विद्यापीठ, और उसकी पीठ थपथपा दो। क्या ये दोनों एक ही शब्द से हैं, निष्पन्न हैं? मित्रों, थोड़ा सा अंतर इन दोनों में है। ये जो पीठ है ये पृष्ठ से है, पृष्ठ, इससे बनता है पीठ। और ये जो पीठ है ये है पीठिका। पीठिका, पीढ़ी, हमारी फलां पीढ़ी है, उसको आचार्य की ये फलां पीठ है, ये शंकराचार्य की पीठ है, तो ये विद्या की ये एक जो पीढ़ी है वो परंपरा से जो चली आ रही है, तो इसके पीछे शब्द है पीठिका, और इसके पीछे इसका आधार ये पृष्ठ शब्द है,
दो हैं, दोनों भिन्न भिन्न उत्पत्ति है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। एक ने ये पूछा है कि जी शत के त को हलंत करना अशुद्ध कैसे है, क्यों है? शत शत नमन, प्रायः ऐसा हमने कि जो पोस्ट लगाते हैं उनमें ऐसा कर देते हैं, शत शत नमन। वो शायद अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं कि अब ये संस्कृत का शब्द हो गया, ऐसा उनका मनोभाव रहता है। लेकिन हम सारे एक बात पर विचार करें कि हल संधि में एक नियम ये है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है, यदि हम 13 वर्णों को छोड़ दें, पहला प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श, इनको यदि छोड़ दें तो इसके स्थान पर, त के स्थान पर द हो जाएगा, चाहे कोई स्वर हो या व्यंजन हो। जैसे हमने ये देखा कि ज ग त, और इसके बाद हमने एक स्वर लिख दिया ईश, तो त को द बन गया और शब्द हो गया ज ग दी श, ये शब्द हो गया। यह मैंने लिखा जगत और आचार्य मैंने लिखा आ, तो भी त हो गया ज ग द, जगदाचार्य। तो इसी तरह यदि शत शत ये हलंत होगा तो क्या होगा कि ये शत है और इसके सामने मैं आयु लिखूंगा तो शदायु बन जाएगा, शदायु ऐसा बन जाएगा। शदायु भव तो कोई नहीं कहता, सभी कहते शतायु भव, 100 वर्ष तक जिए, ऐसा लोगों का कहना होता है। तो ये त हलंत नहीं, त जो है वो सस्वर हो, वो अ उसमें विद्यमान हो, इसलिए उसे हलंत करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। करते हैं तो अगले वर्ण के साथ उसका संयोग कुछ और होगा। ये मैंने ये कहा था अभी, जगत या शक्त, कोई भी स्वर आ जाएगा तो त को द हो जाएगा, और क ख च छ ट ठ त थ को छोड़कर कुछ आ जाएगा तो भी द हो जाएगा। केवल ये 13 वर्ण हैं जो हम जब व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे, इतनी आसान है। व्यंजन संधि को पता नहीं क्यों बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, लेकिन हमारे पास केवल 13 वर्ण हैं, बस उनको छोड़कर ही संधि होगी, बाकी होती ही नहीं। इस पर हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि में। मित्रों, जिज्ञासाएं बहुत हैं। एक ने ये पूछा है कि बच्चे की और की इन दोनों के लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं, तो हम इन सब पर चर्चा करेंगे। आज मेरा निवेदन ये है कि जो बातें अभी हुई हैं एक बार उन पर विचार करें। यदि फिर भी कोई शंका हो तो फिर से लिख भेजें, हम और तरीके से सुधार करेंगे। हमारा सीधा सबका मकसद एक ही है कि हम बच्चों को जो दें वो इतना बढ़िया हो कि उसका प्रयोग करके वो जो हमारा एक वाक्य है कि एक शब्द है सम्यक ज्ञात है सुप्रयुक्त है स्वर्गे लोके च काम दुख भवति, एक शब्द जो हमने जान लिया, अच्छी तरह से उसका अर्थ समझ लिया और बढ़िया प्रयोग कर लिया तो आनंद ही आनंद देता है। तो उस आनंद में बच्चों को भी निमग्न कर दें और हम भी गोते लगा लें, यही एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।